नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह से पाठ 7 रजनी, जिसकी लेखिका हैं मन्नू भंडारी। आइए जानते हैं लेखिका मन्नू भंडारी जी का संक्षिप्त परिचय। मन्नू भंडारी का मूल नाम महेंद्र कुमारी है। इनका जन्म सन 1931 में भानपुरा राजस्थान में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, ये इनके कहानी संग्रह के नाम है। आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान, ये उपन्यासों के नाम है। इन्होंने पटकथाएं भी लिखी हैं, जैसे रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण आदि पटकथाएं लिखी हैं इन्होंने। सम्मान भी इनको बहुत मिल चुके हैं, जैसे हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा इन्हें समय समय पर पुरस्कृत किया जा चुका है। यहाँ आप मन्नू जी द्वारा लिखित एक पटकथा पढ़ने जा रहे हैं। पटकथा यानी पटिया स्क्रीन के लिए लिखी गई वह कथा। रजत पट यानी कि फिल्म का स्क्रीन के लिए भी हो सकती है और टेलीविजन के लिए भी। मूल बात यह है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं, वैसे ही कैमरे से फिल्माए जाने के लिए पटकथा लिखी जाती है। रजनी पिछली सदी के 90 दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। यह वह समय था जब हम लोग और बुनियाद जैसे सोप ओपेरा दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे। बासु चटर्जी के निर्देशन में बने इस धारावाहिक की हर कड़ी अपने स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी और उन्हें आपस में गूंथने वाली सूत्र रजनी थी। हर कड़ी में यह जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती नजर आती थी। प्रस्तुत अंश भी व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है। तो ये जो पाठ है रजनी, ये जैसे कि मैंने अभी बताया कि यह एक पटकथा है जो सालों पहले एक सीरियल आया करता था दूरदर्शन पर, रजनी, उसकी एक कड़ी है ये, जिसमें शिक्षा संबंधी यानी कि कोचिंग व ट्यूशन सेंटर के नाम पर किया जाने वाला जो शिक्षा का व्यवसाय है, उसकी ओर हमारा ध्यान खींचा गया है। तो आइए शुरू करते हैं रजनी। तो ऐसा है कि रजनी जो कैरेक्टर है मेन, वह लीला बेन के घर जाती है और उससे बाजार चलने को कहती है। तो लीला उसे बताती है कि आज उसके बेटे अमित का रिजल्ट आ रहा है। तो रजनी लीला से, लीला बेन कहाँ हो, बाजार नहीं चलना क्या? चलना तो था, पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर, आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना। अरे वाह, तब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊंगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा, और नहीं तो सेकंड तो कहीं गया नहीं। तुमको मिठाई भी बढ़िया खिलानी पड़ेगी, सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला, मैं अभी से बता देती हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई ही खिलाऊंगी, मैंने पहले से ही मंगवा कर रखी है, केसरिया रसमलाई, अमित को बहुत पसंद है ना। देखा, मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई थी। बाजार का तो मैं बहाना करके चली आई, वरना तुम तो मुझे काट ही देती। कैसी बात करती हो, मैं एक बार काट भी दूं, लेकिन अमित अपने मुंह में डालने से पहले रसमलाई लेकर तुम्हारे फ्लैट में दौड़ता। मैं कोई भी चीज घर में बनाऊं या बाहर से लाऊं, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता, हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। रजनी आंटी तो हीरो हैं उसकी, और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। रजनी आगे कहती है, बहुत मेधावी बच्चा है अमित, तुम देखना तो आगे जाकर क्या बनता है। बस सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है। और तभी दरवाजे की घंटी बजती है और लीला एक तरह से दौड़ते हुए दरवाजा खोलती है। अमित अंदर आता है। रोज की तरह भारी बस्ते की जगह एक हल्का सा थैला है। रजनी अमित को बाहों में भरने के लिए बाहें फैलाते हुए आगे बढ़ती है और कहती है, कांग्रेचुलेशन अमित। बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले से ही मौजूद है, लेकिन अमित का चेहरा उतरा हुआ है, पर दोनों में से अभी तक उस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। अमित आंसू भरी आंखों से थैले में से रिपोर्ट निकालकर माँ की ओर फेंकते हुए, लो लो देखो क्या हुआ है मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में भी मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए, वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। बस वही हुआ, मैथ्स में ही तो पूरे नंबर आ सकते हैं, रिजल्ट बन बिगड़ सकता है। रिपोर्ट रजनी देखने लग जाती है और लीला अमित से कहती है, पर तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था, यहाँ आकर पापा के सामने तूने फिर से किया था अपना सारा पेपर। सब तो ठीक था, तेरे पापा ने नहीं कहा था कि 4-5 नंबर भले ही काट ले साफ सफाई के, पर 95 तो तेरे पक्के हैं। रजनी रिपोर्ट को देखती है और कहती है,
पर मिले तो कुल 72 ही हैं। और फिर दूसरे विषयों के नंबर देखती है। इंग्लिश में 86, हिस्ट्री में 80, सिविक्स में 88, हिंदी में 82, ड्राइंग में 90, सबसे कम मैथ्स में ही। अमित गुस्से और दुख से, कम तो होंगे ही, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर। सर तो बार बार कहते ही थे कि ट्यूशन कर लो वरना फिर बाद में मत रोना। और इस तरह से रमित रो पड़ता है। लीला अपराधी की तरह सफाई देते हुए कहती है, तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी सो अंग्रेजी में करवा दी थी ट्यूशन। अब दो दो विषयों की ट्यूशन, फिर लंबी चौड़ी फीस। बेटे, पर यह तो अंधेरा ही हुआ कि सारा पेपर ठीक हो फिर भी नंबर काट लें। रजनी की भौं में एकाएक बल पड़ जाते हैं। वह रोते हुए अमित को खींचकर अपने पास सटा लेती है और कहती है, रो मत। अमित रोएगा नहीं, समझे? मैं जो पूछती हूँ उसका जवाब देना बस। तुझे अच्छी तरह याद है कि तूने पूरा पेपर ठीक किया था? पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले दोस्तों से या किताबों से उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे? नहीं, ज्यों के त्यों आकर कर दिए थे। हमको आते थे वो सारे सवाल। मैथ्स के सर कौन है? मिस्टर पाठक। कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे? 22। साल के शुरू में तो 8 लेते थे, फिर पहले टर्मिनल के बाद से 15 हो गए थे। हाफ ईयरली के बाद 7 लड़कों ने और लेना शुरू कर दिया। मुझसे भी तभी से कह रहे थे। हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर आए थे। इसी ने बताया था कि क्लास में सबसे ज्यादा हैं, लीला बहन ने कहा। तो रजनी कहती हैं, उसके बाद भी कहते थे कि ट्यूशन लो। तो अमित कहता है, हाँ, कॉपी लौटाते हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है, पर यह तो हाफ ईयरली है, बहुत आसान पेपर होता है इसका तो। अब अगर ईयरली में भी पूरे नंबर लेने हैं तो तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो, वरना रह जाओगे। 7 लड़कों ने तो शुरू भी कर दिया था, पर मैंने जब मम्मी पापा से कहा, हमेशा बस एक ही जवाब, मैथ्स में तो तू वैसे ही बहुत अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन लेकर। देख लिया, अब 6 पोजीशन आई है मेरी, जो आज तक कभी नहीं आई थी। अमित की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। तो रजनी उसे डांटती है और कहती है, फिर आंसू? जानता नहीं, रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं। मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा और ठीक ही किया। जिस विषय में तुम वैसे ही अच्छे हो उसमें क्या लोगे ट्यूशन? ट्यूशन तो कमजोर बच्चे लेते हैं। आप नहीं जानती आंटी, अच्छे बुरे की बात नहीं होती। अगर सर कहें और बार बार कहें तो लेनी ही होती है, वरना तो नंबर कम हो ही जाते हैं। तो रजनी कहती है, पेपर अच्छा करो तब भी नंबर कम हो जाते हैं। हाँ, कितना ही अच्छा करो फिर भी कम हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए। यानी कि अच्छा पेपर करने पर भी कम आते हैं, सिर्फ इसलिए कि ट्यूशन नहीं ली थी। तो यह तो सर की गलती नहीं, बदमाशी है। और तो मम्मी से लड़ रहा है, सर से जाकर लड़। अमित इस भाव से सिर हिलाता है कि मानो कितनी बेकार बात कर रही है रजनी आंटी। और लीला 2 गिलासों में शिकंजी बनाकर लाती है और अमित लेने से इनकार कर देता है, यानी कि हाथ आगे नहीं बढ़ाता। तो रजनी उसे घुड़कती है, चलो पियो शिकंजी, देखते नहीं चेहरा कैसे पसीना पसीना हो रहा है। कल आप 9 बजे तैयार रहिए अमित साहब, आपके स्कूल चलना है। तो अमित कहता है, कल से तो छुट्टी है, पर आप अगर स्कूल जाकर कुछ कहेंगी तो सर मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वहां मत जाइए प्लीज, वहां बिल्कुल मत जाइए। लीला कहती है, हाँ रजनी, तुम कुछ करोगी कहोगी तो अगले साल कहीं और ज्यादा परेशान ना करें इसे। अब जब रहना इसी स्कूल में है तो इन लोगों से झगड़ा। रजनी उसकी बात को बीच में ही काटकर गुस्से में कहती है, यानी कि वे लोग जो भी जुल्म ज्यादती करें हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते जाएं। सही बात कहने में डर लग रहा है तुझे, तेरी माँ को? अरे जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया है तो हम कॉपी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं, पता तो लगे कि आखिर किस बात के नंबर काटे हैं। अमित झुंझला कर कहता है कि बता तो दिया आंटी आप। तो रजनी कहती है, ठीक है तो अब बैठकर रो, तुम माँ बेटा दोनों। और दंदनाती हुई वहां से निकल जाती है। तो लीला कहती है, अब यह रजनी कोई और मुसीबत ना खड़ी करे। तो इस तरह से एक दृश्य समाप्त होता है और नया दृश्य शुरू होता है। तो यहाँ पर हेडमास्टर जी का कमरा है और रजनी प्रवेश करती है। तो हेडमास्टर जी कहते हैं, बैठिए, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। रजनी कहती है, मैं 7th क्लास की अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ, ईयरली एग्जाम्स की, कल ही जिसका रिजल्ट निकला है। तो हेडमास्टर जी कहते हैं, सॉरी मैडम,
ईयरली एग्जाम्स की कॉपियां तो हम लोग नहीं दिखाते हैं। जानती हूँ मैं, लेकिन बात यह है कि अमित ने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया था, लेकिन उसे कुल 72 नंबर ही मिले हैं। कॉपी देखकर सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलतफहमी हो गई थी या गलती एग्जामिनर की है। हेडमास्टर सारी बात को बहुत हल्के ढंग से लेते हैं और कहते हैं, आप भी कमाल करती हैं, बच्चे ने कहा और आपने मान लिया। अरे हर बच्चा घर आकर यही कहता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया है और उसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर हम सभी इस तरह कॉपियां दिखाने लग जाएं तो यहाँ तो पेरेंट्स की भीड़ लगी रहेगी सारे समय। इसलिए तो ईयरली एग्जाम्स की कॉपियां ना दिखाने का नियम बनाया गया है स्कूलों में। देखिए, आप चाहें तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैथ्स में हमेशा 100% नंबर लेता रहा है अमित। इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया है। कॉपी देखकर मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि नंबर आखिर कटे किस बात के हैं। तो हेडमास्टर कहता है रजनी से, आप बहस करके बेकार ही अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही हैं। मैंने कह दिया ना कि इन कॉपियों को दिखाने का नियम नहीं है और मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। रजनी व्यंग्य से कहती है, नियम? यानी कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है? तो हेडमास्टर जी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, व्हाट डू यू मीन? रजनी कहती है, आई मीन व्हाट आई से। नियम का जरा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होती स्कूल में। कोई बच्चा बहुत अच्छा है किसी विषय में, फिर भी उसे मजबूर किया जाता है कि वह ट्यूशन ले। यह कौन सा नियम है आपके स्कूल का? हेडमास्टर कहते हैं, देखिए, यह टीचर्स और स्टूडेंट का अपना आपसी मामला है। वो पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाते हैं, इसमें ना स्कूल आता है ना स्कूल के नियम। इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? तो रजनी कहती है, कुछ नहीं कर सकते हैं आप। तो मेहरबानी करके ये कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके, मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजे से बचा सके जो ट्यूशन न लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं, और आप हैं कि कॉपियां ना दिखाने के नियम से उनके सारे गुनाह ढक देते हैं। तो हेडमास्टर जी चीख कर, विल यू प्लीज गेट आउट ऑफ दिस रूम, जोर जोर से घंटी बजाने लगते हैं। और दौड़ता हुआ चपरासी आता है तो वे कहते हैं, मेम साहब को बाहर ले जाओ। रजनी कहती है, मुझे बाहर करने की जरूरत नहीं, बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का एक घिनौना रैकेट चला रखा है। पर आप तो कुछ कर सकते नहीं, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा और मैं करूंगी, देखिएगा आप। और वह तमतमाती हुई निकल जाती है। हेडमास्टर चपरासी पर बिगड़ जाता है कि जाने किस किस को भेज देते हो भीतर। चपरासी कहता है, मैंने तो आपको स्लिप लाकर दी थी साहब। और हेडमास्टर गुस्से में स्लिप की चिंदी चिंदी करके फेंक देता है, यानी कि फाड़ कर फेंक देता है। इस तरह से यह दृश्य समाप्त हो जाता है और नया दृश्य शुरू, जिसमें रजनी का फ्लैट है और शाम का समय है और रजनी के पति का प्रवेश होता है। तो पति जूते उतारते हुए, तुम आज दिन में कहीं बाहर गई थी क्या? तुम्हें कैसे मालूम? फोन किया था, एक फाइल रह गई थी, सोचा चपरासी को भेजकर मंगवा लूं, पर कोई घर में हो तब ना। तुम फाइल भूल गए, और जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं, पर फिर भी उसके लिए मुझे घर बैठना चाहिए। यह कौन सी बात हुई? अच्छा, गई कहाँ थी? तो रजनी एक स्कूल का नाम ले लेती है। पति स्कूल का नाम दोहराता है, तुम क्या करने गई थी वहां? पहले चाय ले आऊं फिर बताती हूँ। तो रजनी बताती है कि बोलती बंद कर दी हेडमास्टर साहब की, जवाब देते नहीं बना तो चिल्लाने लगे, पर मैं क्या छोड़ने वाली हूँ इस बात को। तो पति कहते हैं, अच्छा, मास्टर लोग ट्यूशन करते हैं या धंधा करते हैं, पर तुम्हें अभी बैठे बिठाए इससे क्या परेशानी होगी? तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने नहीं जा रहा है ना। तो रजनी एकदम भड़क जाती है, यानी कि मेरा बेटा जाए तभी आवाज उठानी चाहिए, अमित के लिए नहीं उठानी चाहिए, और जो इतने इतने बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं उनके लिए नहीं उठानी चाहिए, सब कुछ जानने के बाद भी नहीं उठानी चाहिए। तो पति कहता है, ठेका लिया है तुमने सारी दुनिया का? तो रजनी जवाब देती है, देखो तुम मुझे फिर गुस्सा दिला रहे हो रवि, गलती करने वाला तो है ही गुनाहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनाहगार नहीं होता, जैसे लीला बहन और कांति भाई और हजारों हजारों माँ बाप। लेकिन सबसे बड़ा गुनाहगार तो वह है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप बैठा रहता है, जैसे कि तुम। हमें क्या करना है, हमने कोई ठेका ले रखा है दुनिया का? माई फुट। और इस तरह से वह अंदर चली जाती है। तुम जैसे लोगों के कारण ही तो इस देश में कुछ नहीं होता, हो भी नहीं सकता। पति बेहद हताश भाव से दोनों हाथों से माथा पकड़कर चढ़ा दिया सूली पर